तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में गाइस हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं ऑकुलर डिजीजेस जो कि एल्डरली पेशेंट को इफेक्ट करती है, यानी जियाटिक ऑप्टोमेट्री का पार्ट 2 हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप कि आप प्रीवियस वीडियो जितने भी आरआरबी की रिवीजन सीरीज के अकॉर्डिंग मैं दे रही हूँ वो आप उनको कर रहे हो और उनके एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हो। अपने एंड से भी करिएगा, इतना सफिशिएंट नहीं है, पर मेरे एंड से मैं जितना कर पा रही हूँ आपके लिए बेस्ट कंटेंट और बेस्ट एमसीक्यू लाने की कोशिश कर रही हूँ। पर आप सिर्फ इन वीडियोस पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते क्योंकि ये बहुत कम है। आपको और भी ज़्यादा एमसीक्यू और टॉपिक में इन डेप्थ जाके अपने रिवीजन करने होंगे। एज आई सेड कि ऑप्टोमेट्री आपका कोर पॉइंट और स्ट्रॉन्ग पॉइंट होना चाहिए। बाकी चीज़ों में आपका लक फैक्टर है कि आप कितना कर पाते हो, लेकिन ऑप्टोमेट्री का सेक्शन का एक भी टॉपिक आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। अगर वाकई में अगर आप चाहते हो कि सिलेक्शन हो जाए और ऐसे ही अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो फिर तो आप कैसे भी करके जा सकते हो, उसकी कोई बात नहीं है। तो चलिए विदाउट अ डिले, हाँ, इस वीडियो में हम थोड़ा कंटेंट पहले कवर करेंगे जो कि मेजर डिजीजेज अफेक्ट कर रही हैं अडल्ट आईज को, जिसमें कुछ डिजीजेस के बारे में मैं बात करूंगी। उन डिजीजेस को इन डिटेल भी हम ऐसे तो सिलेबस में कवर करते हैं, पर यहाँ पे जब हम उसको ओल्ड एज पेशेंट के आई की हेल्थ के बारे में कवर कर रहे हैं तो उनको एक सेपरेट माइंडसेट से देखने की जरूरत होती है। नाउ उसके बाद हम एमसीक्यू को करेंगे, और एमसीक्यू हम कैसे करते हैं, सेट 1 एंड सेट 2 में करते हैं। सेट 1 में आपको बेसिक्स एमसीक्यू रहेंगे और सेट 2 में आपके थोड़े मीडियम टू हार्ड एमसीक्यू रहेंगे, ठीक है। तो आई होप यू विल एंजॉय दिस लेक्चर और लाइक वाइक कर दिया करो, उसी से मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स हम अपना वीडियो। नाउ तो हम बात करने वाले हैं सबसे पहले तो कि हमारी ऑकुलर आई की कौन सी ऐसी डिजीजेज हैं। अगर बात करें हम तो ओल्ड एज पेशेंट में जो कि मेजरली इफेक्ट करती हैं, तो कुछ क्रॉनिक डिजीजेज होती हैं जो कि इफेक्ट करती हैं, कुछ प्रोग्रेसिव डिजीजेज होती हैं और कुछ विजन थ्रेटनिंग डिजीजेज होती हैं, यानी वो हो गई तो विजन पूरी तरीके से थ्रेटन हो जाता है, फिर उसको वहां से रिवाइव करके ला पाना पॉसिबल नहीं होता है, रिवर्सिबल नहीं होता है उस अमाउंट में जितना कि वो पहले था। तो कुछ इस तरह की भी डिजीजेज होती है, कुछ प्रोग्रेसिव डिजीजेज होती है और उनकी जितनी अर्ली डायग्नोसिस कर ली जाए उनको उतने प्रॉपर तरीके से मेंटेन किया जा सकता है और ओल्ड एज पेशेंट की जो लाइफ की क्वालिटी है उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। नाउ सबसे पहले जो आपको मेजर दिखाई दे रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज कटरैक्ट। मोस्ट 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 मोस्ट, जितना भी मोस्ट बोल लिया जाए उतना मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात करें तो इसमें एक ही चीज़ होती है कि क्लाउडिंग हो जाती है हमारे क्रिस्टलाइन लेंस की। अब इसके रीजंस बहुत सारे हैं, कंजक्टिव रीजंस भी होते हैं बच्चों में, जो कि हमने बात की थी जब हम पेडियाट्रिक कवर कर रहे थे। और यहाँ पे जो कटरैक्ट का मेन रीजन होता है ओल्ड एज पेशेंट में, वो तीन तरह की पहले तो टाइप्स होती है। कॉर्टिकल हो सकती है, न्यूक्लियर स्क्लेरोसिस हो सकती है, पोस्टीरियर सबकैप्सुलर हो सकती है। लेकिन रीजन मेनली यही होता है कि एज जैसे जैसे बढ़ रही होती है, कुछ सिस्टमिक डिजीजेस की वजह से और उनकी जो सेल्स है उनके ऑक्सीडेशन की वजह से लेंस जो है हमारी क्वालिटी धीरे धीरे डाउन होने लगती है। जैसे स्किन की क्वालिटी डाउन होती है वैसे लेंस की भी क्वालिटी डाउन होने लगती है, उसमें प्रॉपर वे से फंक्शनिंग नहीं हो पाती। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से भी उसकी जो लाइफ स्पैन है वो धीरे धीरे कम होने लगती है सेल्स की। तो वहाँ पे क्लाउडिंग हमें देखने को मिलेगी क्रिस्टलाइन लेंस में। बात करेंगे तो हमें तीन टाइप के देखने को ज़्यादा मिलेंगे कटरैक्ट। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा टाइप है कटरैक्ट का जो कि मोस्ट इफेक्टिव होता है, एजिंग की वजह से ज़्यादा देखने को मिलता है, दैट इज न्यूक्लियर स्क्लेरोसिस जो कटरैक्ट है वो हमें ज़्यादा मिलेगा। एंड कॉर्टिकल भी मिल सकता है, पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कटरैक्ट ये भी मिल सकता है हमें। तो जो हमें सिम्टम देखने को मिलेंगे दैट इज ब्लरिंग और द क्लाउडी विजन। क्या पेशेंट को मिलेगा, ब्लर एंड क्लाउडी विजन होगा। हेलोज अराउंड द लाइट्स, अगर लाइट्स पे वो फोकस कर रहे हैं तो उसके चारों तरफ उनको हेलोज दिखाई देंगे। और पुअर नाइट विजन देखने को मिलेगा और फेडेड कलर्स मिलते हैं। और कुछ का जो कटरैक्ट होता है, कटरैक्ट में उनका नियर विजन इंप्रूव हो जाता है, तो ये भी एक एडिशनल सिम्टम आपको देखने को मिलेगा। नाउ ट्रीटमेंट की बात करें तो एक ही ट्रीटमेंट अभी तक अवेलेबल है हमारे पास, दैट इज सर्जिकल रिमूवल, IOL इम्प्लांट करेंगे हम इसमें। रूल्स क्या हैं ऑप्टोमेट्रिस्ट के लिए, दैट इज मॉनिटर प्रोग्रेशन प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, रेफर फॉर द सर्जरी एंड प्री एंड पोस्ट विजन केयर। प्री में उनको क्या अगर कटरैक्ट है तो उनको क्या एडवाइसेस करनी है, एंड पोस्ट में कटरैक्ट के बाद उनको किस तरह की एडवाइसेस करनी है, यहाँ पे हमारा रोल होता है।
कैटरैक्ट को आप इन डिटेल अपने जो भी रिसोर्सेस उससे कवर करेंगे। यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा एम्फेसिस नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये अपने आप में ही एक से 1.5 घंटे का पूरा प्रोपोर्शन है, उसको कंप्लीट करने में लगेगा। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड और इसको आप अपने एंड से कवर करोगे। नाउ अब हम बात कर लें कि एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन, ये जो कि कैटरैक्ट के बाद हमें सेकंड मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है कि एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन ओल्ड एज पेशेंट में जनरली केसेस में हमें देखने को मिलेगा। कैसे होता है ये? डिजनरेशन हो जाता है मैकुलर का और लीडिंग टू द सेंट्रल लॉस। तो हमारा जो मैकुला है वहां पे हमें डिजनरेशन मिलेगा और सेंट्रल विजन लॉस हमें इसकी वजह से देखने को मिलता है। इसमें भी हमारे पास दो टाइप है, एक है ड्राई और दूसरा है वेट। ड्राई में क्या होगा, जब ड्राई ARMD होगी तो वो ग्रेजुअल प्रोग्रेशन मिलेगा, यानी धीरे 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 सेंट्रल विजन लॉस होगा। और जो वेट होगा उसमें सडन एंड सीवियर लॉस हमें देखने को मिलता है। सिम्टम यहाँ पे हम बात करेंगे तो जैसा कि मैंने बात की कि सेंट्रल विजन लॉस होता है, आपको सेंट्रल ब्लाइंड स्पॉट्स देखने को मिलेगा। बीच में कोई इमेज अगर पेशेंट देख रहा है तो उसका सेंटर उसे नहीं दिखाई देगा, दैट इज कंडीशन इज कॉल्ड स्कोटोमा। तो इसको भी आपने रिमेंबर करना है। ये टर्म तो आपको समझ में आ जाएगा दैट ये टर्म मेडिकली इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। तो स्कोटोमा हो सकता है, वेवी लाइन दिखाई दे सकती है, कोई लाइन है तो वो उनको सीधी नहीं दिखाई देके उनको क्या कर सकती है, वेवी दिखाई दे सकती है, ठीक है, जिसको हम मेटामॉर्फोसिया या फिर इस तरह के टर्म्स में डिफाइन करते हैं। तो ये टर्म आपको पता होना चाहिए। एंड डिफिकल्टी रीडिंग एंड रिकॉग्नाइजिंग द फेसेस, उनको रीडिंग में प्रॉब्लम होगी और फेसेस को रिकॉग्नाइज करने में प्रॉब्लम होगी ड्यू टू दीज सिम्टम्स। तो ये हमें एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन के पेशेंट में मिलती है। अब इनके लिए जो चीज हमें याद रखनी है कि हम टेस्ट कौन सा परफॉर्म करेंगे। तो एम्सलर ग्रिड जो चार्ट होता है उसको हम रीड कराते हैं, उसमें कुछ लाइनिंग ही बनी होती है और उसमें कुछ पॉइंट होता है, तो उनको प्रॉपर उसको काउंट करके उसको देख के बताना होता है कि लाइन प्रॉपरली उनको विजिबल है या नहीं। तो ये एम्सलर ग्रिड से हम टेस्ट कर सकते हैं, OCT से हम टेस्ट कर सकते हैं, फंडस एग्जामिनेशन से ये टेस्ट किया जा सकता है। तो 3 तरह के टेस्ट है जो कि हमें मैकुलर डिजनरेशन में परफॉर्म करना होता है। ट्रीटमेंट की बात करें तो एंटी VEGF इंजेक्शंस देते हैं एंड न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स दी जाती है एंड लो विजन एड्स प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि उनकी डिफिकल्टी को कम किया जा सके। अब हमारा क्या रोल होता है, ऑप्टोमेट्रिस्ट का क्या रोल होता है, इसकी बात करेंगे हम। तो अर्ली डिटेक्शन एंड मॉनिटरिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो लॉस को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, ग्रेजुअल जो लॉस हमें देखने को मिल रहा है अगर अर्ली डिटेक्ट हो जाता है तो हमारा काम है उनके सिम्टोमेटिक्स को समझना और वहाँ पे उनको टेस्ट के लिए मोटिवेट करना ताकि उनका अर्ली डिटेक्शन और मॉनिटरिंग हो सके। एंड काउंसलिंग एंड लो विजन सपोर्ट, और इस तरह की प्रॉब्लम है तो उनकी काउंसलिंग करना और लो विजन में उनको सपोर्ट करना। नाउ जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज है दैट इज ग्लूकोमा। इसको भी आपने अलग से कवर करना है, इतने से काम नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ पे हम रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करेंगे। तो ये ग्लूकोमा अपने आप में सिर्फ एक सिंगल डिजीज नहीं है, ग्रुप ऑफ डिजीज है। कॉजिंग द ऑप्टिक नर्व डैमेज, ये क्या करता है, हमारी जो ऑप्टिक नर्व है उनको डैमेज कर देगा। लिंक होता है इसका IOP राइजिंग से, जो हमारा इंट्राओकुलर प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है। टाइप्स हमें कितने देखने को मिलेंगे, खासकर ओल्ड एज पेशेंट की। ऐसे जनरली तो आपके बहुत सारे टाइप हो सकते हैं, लेकिन जेरियाट्रिक ऑप्टोमेट्री में हम उन टाइप्स को डिस्कस करेंगे जो कि हमें सीवियरली इफेक्ट करती है ओल्ड एज पेशेंट को, मतलब ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें कौन सी ग्लूकोमा देखने को मिलेगी, एल्डरली पेशेंट में, दैट इज प्राइमरी एंगल ग्लूकोमा, ठीक है, मोस्ट कॉमन देखने को मिलती है। तो इसे याद रखेंगे कि मोस्ट कॉमन कौन सी ग्लूकोमा हमारे एल्डरली पेशेंट को इफेक्ट कर रही है, दैट इज प्राइमरी। एंड एंगल क्लेजर ग्लूकोमा जो कि लेस फ्रिक्वेंट हमें देखने को मिलता है, पर ये भी मिल जाता है, जिसका नैरो एंगल होगा वहां पे हमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ठीक है। नाउ सिम्टम्स की बात कर ले तो सिम्टम वैसे ही होंगे जैसे ग्लूकोमा के होते हैं, ऑफ्टन एसिम्टोमेटिक भी हो सकता है अंटिल एडवांस। कई तरह पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके एडवांस स्टेज पे ही सिम्टम दिखाई देते हैं, जब तक ही नहीं पहुंचता एसिम्टोमेटिक होता है। एंड पेरिफेरल फील्ड लॉस, टर्नल विजन दिखाई देगा और पेरिफेरल लॉस दिखाई देता है, ठीक है। ग्लूकोमा के पेशेंट का क्या होगा, सेंटर लॉस नहीं होगा, सेंटर हमें मैकुलर डिजनरेशन के पेशेंट में देखने को मिलेगा, लेकिन जो हमारे ग्लूकोमा के पेशेंट हैं उनमें हमें पेरिफेरल लॉस देखने को मिलता है और टर्नल विजन की प्रॉब्लम होती है। तो ये सिम्टम आपने याद रखना है ग्लूकोमा के पेशेंट के लिए। नाउ टेस्ट की बात करें तो टोनोमेट्री करेंगे, IOP मेजर करेंगे, गोनियोस्कोपी से एंगल देखेंगे, OCT से हम जो भी रेटिना है उसकी कंडीशनिंग देखेंगे कि कितना कुछ क्या कंडीशन चल रही है अभी भी, और विजुअल फील्ड में हम देखेंगे कि कितना कुछ लॉस हुआ है, कितना कुछ विजन फील्ड इनका बचा हुआ है, या फिर अभी ग्लूकोमा है लेकिन विजन फील्ड पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हमें इन चारों टेस्ट से पता चलेंगी। ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे, ट्रीटमेंट हम ड्रॉप से ही करेंगे, लोअर करेंगे IOP को, ठीक है।
एंड लेज़र और सर्जरी परफॉर्म की जाएगी जिसमें हम ट्रिब्लोक्टोमी करेंगे। उनकी जो अगर एंगल नैरो है तो उसको वाइड करेंगे, वहां से ओपन करके एक सेकेंडरी ओपनिंग बनाएंगे ताकि प्रेशर को लो कर सके। तो दो तरह के ट्रीटमेंट हैं, क्या है, सर्जरी है, लेजर है, और जो हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट है दैट इज आई ड्रॉप्स। एंड यहाँ पे ऑप्टोमेट्रिस्ट का क्या रोल है, ऑब्वियसली आईओपी को मेजर करना हमारा काम है, विजन फील्ड को टेस्ट करना हमारा काम है, एंड जो भी इनकी कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको मॉनिटर करना अपना काम है। ठीक है, नाउ अब फोर्थ डिजीज की बात करें तो दैट इज डायबिटिक रेटिनोपैथी, जो कि इस समय बहुत ही ज़्यादा ही देखने को मिल रही है, बहुत प्रिविलेंट हो गई है। डेफिनेशन क्या है डायबिटिक रेटिनोपैथी की, तो रेटिनल डैमेज, जैसा कि आपको पता चला रेटिना पैथी, डायबिटीज की वजह से रेटिना में होने वाली पैथी यानी रेटिना में होने वाला डैमेज ड्यू टू लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज, लंबे टाइम तक डायबिटीज, आजकल अर्ली एजेस में डायबिटीज डायग्नोस हो जा रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म पे वो आई पे इफेक्ट करता है, तो रेटिनल डैमेज होने के चांसेस होते हैं। टाइप्स की बात करें तो नॉन पॉलीफरेटिव, पॉलीफरेटिव एंड मैकुलर एडिमा। कितने तरह के होता है, नॉन पॉलीफरेटिव होता है एनपीडीआर, नॉन पॉलीफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी, एंड पॉलीफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी एंड मैकुलर एडिमा कॉजेज सेंट्रल विजन लॉस। तो अगर इडिमा है तो सेंट्रल विजन लॉस मिलेगा, नॉन पॉलीफरेटिव, पॉलीफरेटिव है, तीन तरह की चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। डायबिटिक रेटिनोपैथी में सिम्टम क्या होगा, ब्लर्ड विजन, ठीक है, फ्लोटर्स दिखाई देंगे एंड सडन विजन लॉस हो सकता है इफ रेटिनल डिटैचमेंट एंड हेमरेजेस, और अगर रेटिनल डिटैचमेंट और हेमरेजेस देखने को मिल रहा है तो देयर इज चांसेस ऑफ सडन विजन लॉस। अगर सीवियर आपको हेमरेजेस देखने को मिल रहे हैं, काफी ह्यूज अमाउंट में देखने को मिल रहे हैं तो। नाउ टेस्ट की बात करें तो फंडस एंड फोटोग्राफी, ओसिटीन एंड फ्लोरेसेंस फोटोग्राफी, एंजियोग्राफी, ठीक है, तो ये सारी चीजें हम परफॉर्म करते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी के पेशेंट पे। ये टेस्ट आपको स्पेशली याद रखने हैं। ट्रीटमेंट हम क्या प्रोवाइड करेंगे, ब्लड शुगर कंट्रोल, सबसे पहले तो उनका डायबिटीज चेक करेंगे कि क्या उसकी सिचुएशन, क्या कंट्रोल, वो क्या प्रोसीजर ले रहे हैं इस समय। तो सबसे पहले हम उनको सजेस्ट करते हैं किसी जो ब्लड शुगर लेवल है उनको प्रॉपर तरीके से कंट्रोल करें, देन एंटी वीजीएफ थेरेपी दी जाती है, एंड फिर लेजर फोटोकोगुलेशन किया जा सकता है अगर हैवी लॉस या फिर हैवी हेमरेजेस दिखाई दे रहे हैं या फिर रेटिनल डिटैचमेंट की केसेस हैं, तो यहाँ पे फिर हम इस तरह से प्रोसीड कर सकते हैं। नाउ हमारा रोल, ऑप्टोमेट्रिस्ट का रोल क्या है, दैट इज एनुअल रेटिनल एग्जामिनेशन को सजेस्ट करना कि आज ऐसे पेशेंट जिनको लंबे टाइम से डायबिटीज है उनको ये आप जब काउंसिल करते हो तो उनको ये कन्वे करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपको एक एनुअल रेटिनल एग्जामिनेशन कराना है। ओवरऑल तो आपकी प्राइमरी हेल्थ आई की चेकअप चल रही है, लेकिन एक रेटिनल एग्जामिनेशन आपको करा लेना चाहिए, और अकॉर्डिंग टू द डायबिटोलॉजिस्ट से कंसल्ट में रहिए ताकि आपका जो शुगर है वो प्रॉपर तरीके से बैलेंस रहे, एंड पेशेंट एजुकेशन, और उसके बारे में उनको एजुकेट करना कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं उनके साथ ड्यू टू डायबिटीज़। नाउ ड्राई आई जो कि हमारी फिफ्थ डिजीज़ है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी कवर किया था थोड़ा बहुत, यहाँ पे थोड़ा इन डिटेल जाके देखते हैं। टीयर फिन इंस्टेबिलिटी, जो हमने बात करी थी कि टीयर फिन क्या हो जाती है, ओल्ड एज पेशेंट की इंस्टेबल हो जाती है, कॉजिंग ऑकुलर डिस्कम्फर्ट एंड विजुअल फ्लक्चुएशंस। तो हमें विजुअल फ्लक्चुएशंस देखने को मिलेंगे, कॉजेज इन एल्डरली पेशेंट, जो भी एल्डरली पेशेंट होते हैं उनमें क्या है, लैक्राइमल ग्लैंड एट्रोपी हो सकती है उनमें, लैक्राइमल ग्लैंड उनका प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर रहा, एंड मोमोमियम ग्लैंड डिसफंक्शन है जिसकी वजह से बहुत जल्दी इवोपोरेशन होगा, एंड सिस्टमिक डिजीज है अगर अरेथराइटिस, तो उनमें ड्राई आई की प्रॉब्लम ज़्यादा हमें देखने को मिलेगी, मोर फ्रिक्वेंट। सिम्टम हमें क्या मिलेंगे, ब्लरिंग मिलेगी, ग्लिटरी आईज मिलेगी, बर्निंग मिलेगी, और विजन भी ब्लर होगा, ब्लड विजन यहाँ पे दिया हुआ है, तो सॉरी बर्निंग आई यहाँ पे लिखी हुई, बर्निंग एंड ग्लिटरी आई, तो उन्हें लगेगा कि फॉरेन बॉडी उनकी आई में है, कुछ ग्लिटरी फीलिंग आएगी, एंड रिफ्लेक्स टीयरिंग, टीयरिंग भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकती है ड्राई आई के पेशेंट में। नाउ टेस्ट की बात करें तो हम शिमर टेस्ट करेंगे, टीबीयूटी करेंगे, स्कैनिंग करके देख सकते हैं कि टीयर फिल्म की क्वालिटी क्या है, मोमोमियम ग्राफी कर सकते हैं मोमोमियम ग्लैंड की फंक्शनिंग को चेक करने के लिए। तो दीज आर टेस्ट जो कि आपको ये ध्यान रखना है। ट्रीटमेंट क्या प्रोवाइड किया जाएगा, आर्टिफिशियल टीयर देंगे, वार्म कंप्रेस बोल सकते हैं उनको करने के लिए, एंड ओमेगा 3 सप्लीमेंट देंगे। नाउ साइक्लोस्पोरिन आई ड्रॉप इफ इन्फ्लेमेशन, अगर किसी तरह का कोई इन्फ्लेमेशन भी है तो साइक्लोस्पोरिन आई ड्रॉप चला सकते हो। नाउ ऑप्टोमेट्रिक रूल्स, जो रोल्स हैं वो क्या है, डायग्नोसिस एंड डैमेजेस को बताना कि क्या डायग्नोसिस है, किस तरह के डैमेज हो सकते हैं आपकी आई में, एंड लॉन्ग टर्म गाइड ट्रीटमेंट प्लान करना उनका, ठीक है। नाउ 6 नंबर जो हमारा लास्ट है वो है रेटिना ऑकुलर वस्कुलर ऑक्लूजन।
तो वस्कुलर ऑक्लूजन में आपको क्या देखने को मिलेगा, टाइप्स आपको क्या मिलेंगे, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी हो सकती है ऑक्लूड हो जाए, या फिर सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूड हो जाए। तो CRAO हो सकता है, CRVO हो सकता है, दोनों। CRAO में जब आर्टरी ऑक्लूड करेगी तो सडन विजन लॉस मिलेगा, और जब वेन ऑक्लूड करेगी तो हमारा ब्लड विजन या मैकुलर एडिमा हो सकता है। तो ये थोड़े से डिफरेंसेस हैं सिम्टम्स में, और OCT के थ्रू तो इनको प्रॉपर तरीके से पता ही कर सकते हैं। तो रिस्क फैक्टर क्या रहता है अगर पेशेंट को हाइपरटेंशन है या फिर एरिथ्रोस्क्लेरोसिस है, तो ये हमें देखने को मिल सकता है वैकुलर जो वस्कुलर ऑक्लूजन है वो। नाउ अगर आपको इस तरह के सिम्टम मिलते हैं या तो आप इमरजेंसी रेफर करोगे, क्योंकि इसमें विजन अगर बहुत ज़्यादा लॉस हो गया तो चांसेस कम होते हैं कि प्रोमिनेंट तरीके से हम लेके आ पाए। एंड OCT मॉनिटरिंग फॉर मैकुलर एडिमा, OCT मॉनिटरिंग एंड कोलैबोरेशन विद द फिजिशियन एंड मेजर सिस्टम रिस्क। अगर आपको किसी तरह की इस तरह की कोई आइडेंटिफिकेशन मिलती है तो देन उनको उसके अकॉर्डिंग रेफर करना। समरी की बात करेंगे, इन सारे चार्ट की मैंने एक समरी बनाई हुई है जिससे आप सिर्फ ये चार्ट देख के सारे डिजीजेस को एक बार में रिवाइज कर सकते हो। कैटरैक्ट में की सिम्टम मिलेगा क्लाउडी विजन का, टेस्ट हम स्लिट लैम्प और विजन जो भी हम करते हैं उसके थ्रू करेंगे। एंड मॉनिटरिंग रेफर टू सर्जरी, और कोई इसमें कोई और ट्रीटमेंट है नहीं तो मॉनिटर करके आपको सर्जरी के लिए रेफर करना है। और जो हमारी ARMD है उसमें हमें सेंट्रल विजन लॉस मिलेगा मैकुलर डिजनरेशन में। OCT और एम्सलर ग्रिड टेस्ट दोनों की बहुत प्रोमिनेंट टेस्ट हैं इसको डिटेक्ट करने के लिए। जितना जल्दी डिटेक्ट हो जाए उतना ज़्यादा हमें सपोर्ट मिलेगा विजन को वापस से उसको अच्छे से प्रोवाइड कराने में, पेशेंट को हेल्प प्रोवाइड कराने में हेल्प मिलेगी। एंड लो विजन सपोर्ट, अगर लो विजन है पेशेंट को तो वहाँ पे हमारा रोल हो जाता है उनको अच्छे से गाइड करना उसके लिए। नाउ ग्लूकोमा की बात करें तो हमें पेरिफेरल फील्ड लॉस मिलेगी, एंड यहाँ पे टोनोमेट्री और VF और OCT, ठीक है, 3 तरह की जो हमारे टेस्ट हैं वो परफॉर्म करेंगे, और IOP मॉनिटरिंग एंड जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको चेक करेंगे। नाउ डायबिटिक रेटिनोपैथी में हमें क्या मिलेगा, फ्लोटर्स मिलेंगे और ब्लड विजन्स मिलेंगे, फ्लोटर्स मिलेंगे एंड ब्लड विजन्स मिलेंगे। फंडस एग्जामिनेशन की जाएगी, OCT की जाएगी, टेस्ट में रेटिनल स्कैनिंग की जाएगी एंड एजुकेशन। ड्राई आई में आपको क्या प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, सॉरी ओके, ड्राई आई में इरिटेशन होगी एंड जो भी, वेट सेकेंड, यस, ड्राई आई में हमें इरिटेशन देखने को मिलेगी, फ्लक्चुएशन विजन, बार बार कभी विजन क्लियर होगा कभी विजन ब्लर होगा, इस तरह की चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। और टीयर फिल्म ब्रेकअप टेस्ट हम यहाँ पे करेंगे और स्ट्रिमर करेंगे। लॉन्ग टर्म सिम्टम मैनेजमेंट के लिए हम उसको मेडिसिन वगैरह और जो भी सप्लीमेंट है वो प्रोवाइड करेंगे। नाउ रेटिनल ऑक्लूजन की बात करें तो इसमें हमें सडन विजन लॉस मिलेगा, दो तरह के लॉस के विजन की बात की हमने। एंड फंडस एग्जामिनेशन इसमें होगा तभी चीज़ें क्लियर होंगी, या तो OCT परफॉर्म की जाएगी तो क्लियर होगी। इमरजेंसी डिटेक्शन है तो रेफरल करना पड़ेगा ताकि प्रॉपर केयर पेशेंट को मिल सके। अब हम आ जाते हैं, हमने डिजीजेस देख ली जो भी एल्डरली पेशेंट्स को होती हैं। अब जो हमारा सेट 1 है उसमें आपको MCQ दिए हुए हैं जिनको आपको सॉल्व करना है। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, आप अपनी नोट्स निकाल सकते हो और वहाँ पे आप MCQ को सॉल्व करके नोट डाउन करके चेक कर सकते हो कि आपकी कितने MCQ सही हुए, ठीक है। चलिए तो सेट 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो सेट 1 में आपका कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैटरैक्ट इन एल्डरली। यही मैंने अभी ऊपर बात की कि कौन सा कॉमन हमें देखने को मिलेगा, दैट इज न्यूक्लियर स्क्लेरोसिस, जो कि जिसकी वजह से मोस्ट प्रोमिनेंटली कैटरैक्ट हमें देखने को मिलता है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, मूव नहीं करता। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि एम्सलर ग्रिड इज प्राइमरली यूज टू डिटेक्ट। एम्सलर ग्रिड जो चार्ट होता है उसको हम किसके लिए यूज करते हैं, पेरिफेरल फील्ड लॉस के लिए, क्या एलिवेटेड इंट्राओकुलर प्रेशर, ये तो गलत हो गया बिल्कुल। सेंट्रल एंड नाइट ब्लाइंडनेस में भी काम नहीं करेगा, पेरिफेरल में भी काम नहीं करेगा, दैट इज सेंट्रल विजन डिस्टॉर्शन। अगर सेंट्रल विजन डिस्टॉर्शन है तो वहां पे हम एम्सलर ग्रिड को यूज करते हैं। नाउ थर्ड क्वेश्चन, एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन, AMD की बात हो रही है, एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन विच एक्सिस ऑफ कलर विजन इज मोस्ट कॉमनली डिफेक्टेड। तो कौन सी, अगर एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन का पेशेंट है तो उसकी कलर एक्सिस कौन सी ज़्यादा डिफेक्टेड मिलती है। ये आज के लेक्चर में नहीं, ये कल के लेक्चर में कवर हुआ था, दैट इज आंसर इज येलो एंड ब्लू, या फिर ब्लू या येलो, ठीक है। इनमें कलर विजन टेस्ट करना भी हेल्पफुल होता है ऐसे पेशेंट को उसकी प्रॉब्लम को डिटेक्ट करने के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि विच टेस्ट इज लीस्ट यूजफुल। लीस्ट यूजफुल यहाँ पे सर्कल करिए फिर आगे पढ़िए।
लीस्ट यूजफुल इन डायग्नोसिस प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा, कौन सा ऐसा टेस्ट है जो कि लीस्ट यूजफुल है प्राइमरी एंगल को ओपन ग्लूकोमा को आइडेंटिफाई करने के लिए? तो क्या लगता है आपको? तो इसमें से ओसीटी अगर हम करेंगे तो वहां से तो हम एंगल देख सकते हैं, तो हमें पता चल जाएगा। और वहां पे हम जो नेटीना की नर्व लेयर है उसकी कंडीशन भी देख सकते हैं, तो वहां पे भी अगर ग्लूकोमा का पेशेंट है तो कुछ जो नॉर्मल पेशेंट्स हैं उनसे अलग फाइंडिंग मिलेगी। इंट्राओकुलर प्रेशर पता चलेगा तो बिल्कुल पता चल सकता है। फंडस फोटोग्राफी करेंगे तो वहां से भी डिटेक्ट कर लेंगे। लेकिन सिंपली अगर विजुअल एक्टिविटी हम निकाल रहे हैं तो लीस्ट यूजफुल है, उससे पता नहीं चलेगा कि ओपन एंगल ग्लूकोमा है या कोई ग्लूकोमा है या नहीं। ठीक है, नाउ फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कि 72-year-old डायबिटिक पेशेंट, कौन सा पेशेंट है? सबसे पहले तो 72-year-old है और डायबिटिक पेशेंट है, प्रेजेंट विद द ब्लड विजन ब्लड है उसका। फंडस एग्जामिनेशन किया गया तो माइक्रो न्यूरिज्म मिल रहा है हमें, और बट नो न्यू वस्कुलराइजेशन। ठीक है, विच पॉसिबल प्रोबेबल डायग्नोसिस, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को अगर आप कर पा रहे हो तो इस मीन्स कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। तो पॉलीफेरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी है क्या? नहीं, यहाँ पे न्यू वस्कुलराइजेशन नहीं मिल रही है और बहुत ही कम मिनिमल हमें न्यू अक्रिज्म मिल रही है। तो नॉन पॉलीफेरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी हमें बी ऑप्शन है वो सही मिलेगा। ठीक है, नाउ सिक्स क्वेश्चन, विच सिम्टम इज मोस्ट स्पेसिफिक टू ड्राई आई पेशेंट इन एल्डरली, जो ड्राई आई का पेशेंट होगा ज़्यादा तो मोस्ट स्पेसिफिक सिम्टम हमें क्या मिलेगा? फ्लैशिंग ऑफ लाइट नो, मेटामॉर्फोसिस नो, ग्लिटरी सेंसेशन या फिर सडन लॉस ऑफ विजन। ड्राई आई में सडन लॉस ऑफ विजन नहीं मिलेगा, ग्लिटरी सेंसेशन होता है जो कि मोस्ट स्पेसिफिक रीजन होता है। बहुत ईजी क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन हमने देख लिया। नाउ 7th नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट फॉर द ड्राई आई इन एल्डरली। एल्डरली की बात की जा रही है तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है कि किसकी बात की जा रही है। तो हमें फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट क्या देना होगा? कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रॉप बिल्कुल नहीं, पंक्चुअल क्यूरेटरी नो, आर्टिफिशियल टीयरिंग एंड एंटीबायोटिक्स आई ड्रॉप्स। एंटीबायोटिक तब देंगे जब किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही है, नहीं तो आर्टिफिशियल टीयरिंग जो कि है फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट, वहां पे हम आर्टिफिशियल टीयरिंग से काम चला सकते हैं। नाउ 8th क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट a risk factor for glaucoma। क्वेश्चन नंबर 8, ब्लू आइरिस कलर। तो ये कोई कलर जो आपको ऑप्शन डी दिख रहा है कि ये कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, नॉट अ रिस्क फैक्टर फॉर द ग्लूकोमा, फैमिली हिस्ट्री एंड हाई आईओपी इंक्रीजिंग द एज। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका कह रहा है एड्रीज फॉर टू फॉर्मुलेशन जो होता है वो यूजफुल होता है किस कंडीशन में? तो ये जो फॉर्मुलेशन होता है इसको हम यूज करते हैं, ड्राई मैकुलर पेशेंट होता है उसके ट्रीटमेंट के लिए हम इसको यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर डी है कि विच ऑफ द मोस्ट अप्रोप्रिएट रेफरर फॉर द पेशेंट विद द स्टेबल अर्ली कैटरेक्ट एंड नो अदर पैथोलॉजी। अगर किसी पेशेंट में हमें अर्ली कैटरेक्ट डायग्नोस होता है और कोई पैथोलॉजी नहीं है तो उसके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट रेफरल आपकी तरफ से क्या होगा? तो आप उसको बोल सकते हो कि देखो अर्ली कैटरेक्ट है आपकी, लेकिन कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आपको अगर नहीं देखने को मिल रही है, विजन में आपके कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप 6 मंथ पे फॉलो करते रहो। देन अगर प्रॉब्लम होती है तो फिर हम इसको ऑपरेट करेंगे, क्योंकि अभी अर्ली स्टेट का कैटरेक्ट है तो उसमें आपको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है ना। ठीक है, चलो सेट नंबर 2, यहाँ पे आपको थोड़ा मीडियम टू हार्ड क्वेश्चन मिलेंगे। आई होप कि इंजॉय करो आप वीडियो। चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली कॉम्प्लिकेशन ऑफ अनट्रीटेड एडवांस कैटरेक्ट। एडवांस कैटरेक्ट है, अनट्रीटेड रह गया तो हमें क्या प्रॉब्लम देखने को मिलेगी? रेटिनल डिटैचमेंट हो जाएगा क्या? नहीं। ग्लूकोमा, ऑप्टिक न्यूरोपैथी एंड ब्लाइंडनेस, एडवांस स्टेज का कैटरेक्ट है मोस्ट प्रोबेबली। ये सब हो सकता है ग्लूकोमा के सिम्टम थोड़े बहुत देखने को मिले, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर एडवांस अनट्रीटेड रह गया है तो ब्लाइंडनेस हमें देखने को मिलेगी। ऐसे पेशेंट की जो लेंस है बिल्कुल ओपेक हो जाता है और कुछ भी दिखाई नहीं देता। ना क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि इन एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन, जो भी मैकुलर डिजनरेशन एज रिलेटेड होती है, विच ऑकुलर फाइंडिंग वुड मोस्ट लाइकली इंडिकेट इन प्रेजेंस ऑफ वेट एएमडी। अगर वेट है ऑकुलर मैकुलर डिजनरेशन तो हमें क्या फाइंडिंग उस पेशेंट में देखने को मिलेगी? ड्रूसेंस मिलेगा या फिर जियोग्राफिक एट्रोपी मिलेगी,
सब रेटिनल हेमरेजेस मिलेंगे या फिर क्वेश्चन ऑप्शन डी आपका कह रहा है रेटिनल थिनिंग मिलेगी। याद रखना है कि मैकुलर डिजनरेशन का पेशेंट है और ये पेशेंट वेट वाला है, तो वेट में आपको जो देखने को मिलेगा वो सब रेटिनल हेमरेजेस देखने को मिलते हैं, इसीलिए तो इसको वेट मैकुलर डिजनरेशन भी कहा जाता है। ठीक है, नाउ थर्ड क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ओकुलर फाइंडिंग इन डायबिटिक रेटिनोपैथी इज द मोस्ट सजेस्टिव फॉर नीड फॉर लेजर ट्रीटमेंट। अगर डायबिटिक रेटिनोपैथी का पेशेंट है तो मोस्ट सजेस्टिव नीड क्या होगी लेजर ट्रीटमेंट के लिए, कि उसमें ऐसी आपको क्या सिम्टम दिखाई दे रहे हैं जिसके अकॉर्डिंग आप कहोगे कि ऐसा पेशेंट को लेजर करा लेना चाहिए। डायबिटिक रेटिनोपैथी का पेशेंट है तो न्यूरोवास्कुलराइजेशन होती है, तब हम लेजर के लिए पेशेंट को प्रेफर करते हैं, जब उसकी नई नई वेसल्स वहाँ पे बनना स्टार्ट हो जाती है जिसकी वजह से और प्रोमिनेंट ब्लीडिंग होने लगती है फ्यूचर में। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है कि अ पेशेंट विद द प्राइमरी, क्वेश्चन नंबर 4, अ पेशेंट, एक कंडीशन आपको दी गई है, अ पेशेंट विद द प्राइमरी एंगल ग्लूकोमा, कौन सा ग्लूकोमा, प्राइमरी एंगल ग्लूकोमा, प्रेजेंट विद द एन आईओपी ऑफ 23 mmHg राइज है एंड नॉर्मल विजुअल फील्ड, नॉर्मल विजुअल फील्ड है इसका, एंड हेल्दी ऑप्टिक नॉब भी हेल्दी है, एंड व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप इन द मैनेजमेंट। आपको कंडीशन दी गई है कि विजुअल फील्ड भी उसका नॉर्मल है, आईओपी 23 mmHg है, हेल्दी विजुअल जो ऑप्टिक नर्व है वो भी प्रॉपर तरीके से हेल्दी है, और डायग्नोसिस हुई है प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा की। तो नेक्स्ट मैनेजमेंट आपकी तरफ से क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन आपके पास है कि इनिशिएट करेंगे आप आईओपी लोअरिंग मेडिकेशन, आईओपी तो उतनी ज़्यादा राइज है नहीं, एंड रेफर फॉर द सर्जरी, सर्जरी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सब कुछ जब उसका नॉर्मल है तो मॉनिटर विद द रिपीट विजुअल फील्ड इन 6 मंथ, नहीं हम उसको इस तरह भी नहीं छोड़ सकते, एंड परफॉर्म अ सेंट्रल कॉर्नियल थिकनेस मैनेजमेंट। यहाँ पे आप सीसीटी कर सकते हो परफॉर्म करने के लिए कि उसका क्या इफेक्ट आया है, उसकी जो भी कॉर्नियल थिकनेस है या फिर सेंट्रल कॉर्नियल थिकनेस है उस पे, उसके बाद आप उसको फिर सजेस्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर डी आपका कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन इज अननोन टू इंक्रीज द रिस्क ऑफ ड्राई आई डिजीज इन एल्डरली पेशेंट। तो ऑप्शंस ए है बीटा ब्लॉकर, एगोनिस्टिन्स कन्वर्टिंग एंजाइम, एसीए इनहिबिटर, एंटीहिस्टामिन्स या स्टैटिन। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 आपका कह रहा है कि इन द मैनेजमेंट ऑफ ड्राई आई डिजीज इन जेरेटिक पेशेंट विच इज द प्रेफर्ड मेथड टू एक्सेस द टीयर फिल्म। टीयर फिल्म को एक्सेस करने के लिए ड्राई आई की कंडीशन में क्या बेस्ट मैनेजमेंट है या फिर क्या प्रेफर्ड मेथड है जिसके थ्रू हम एक्सेस करेंगे। तो सिंपल सी बात है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, टीबी यूटी है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 is which of the following intervention would be most beneficial for preventing fall in elderly patient with a visual impairment related to glaucoma। ग्लूकोमा का पेशेंट है तो हम प्रिस्क्राइब करेंगे क्या, हाई इंडेक्स लेंसेज, नो, प्रोवाइडिंग द लेजर प्रिंट बुक्स, large print books and using cataract enhancing filter for the low light situation and administrating the anti-VEGF injection। तो किसका पेशेंट है उसको किससे ज़्यादा बेनिफिट होगा अगर विजुअल इम्पेयरमेंट करना है रिलेटेड टू ग्लूकोमा। तो ऐसे पेशेंट को अगर हम उसका कंट्रास्ट इन्हेंस कर दें लो लाइट सिचुएशन के लिए तो ज़्यादा इजी हो जाता है और कंफर्टेबल हो जाता है। ठीक है, नाउ 8th नंबर क्वेश्चन आपका है, इन डायबिटिक रेटिनोपैथी द प्रेजेंस ऑफ हार्ड एक्सुरेट्स इंडिकेट। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी का पेशेंट है, हार्ड एक्सुरेट्स हो रखे हैं, तो ये क्या इंडिकेट करता है, रेटिनल स्कीमिया और स्कीमिया या फिर मैकुलर एडिमा है क्या, विट्रियस हेमरेजेस हैं क्या, विट्रियस हेमरेजेस कहाँ से आ जाएगा, रेटिनल डिटैचमेंट है क्या, रेटिनल डिटैचमेंट हार्ड एक्सुरेट नहीं। तो आप बताओ, मैकुलर एडिमा का पेशेंट हो सकता है जिसको हमें हार्ड एक्सुरेट्स हैं तो इंडिकेट कर सकता है, पर भी चांसेस नहीं होते कि मैकुलर एडिमा मिले, पर ऑप्शन दिया है तो हम इसमें कर सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 9 की विच सर्जिकल प्रोसीजर इज कॉमनली परफॉर्म टू ट्रीट एडवांस कैटरैक्ट इन अर्ली स्टेजेस। अगर एडवांस कैटरैक्ट है तो हम किस प्रोसीजर को परफॉर्म करते हैं, विट्रोटमी करेंगे या फिर फोको इमल्सिफिकेशन, केरेटोप्लास्टी, ट्यूबरोक्टोमी। ट्यूबरोक्टोमी तो होगी नहीं, केरेटोप्लास्टी होगी नहीं, विट्रोक्टोमी होगी नहीं, तो ऑप्शन जो हमारा बी हो जाता है वही राइट है, और कुछ तो दिया नहीं है कैटरैक्ट प्रोसीजर का। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, इन द मैनेजमेंट ऑफ वेट एंगर रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन। वेट
एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन एंटी वीजेफ थेरेपी प्राइमरली टारगेट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो एंटी वीजेफ थेरेपी किसको टारगेट कर रही होती है? वेट एज रिलेटेड मैकुलर जनरेशन के पेशेंट में वो क्या कर रही होती है? इनहिबिट कर रही होती है ब्लड वेसल्स को। सिंपल सी बात है, हमें ब्लड वेसल्स वहाँ पे ब्लड हेमरेजेस मिलते हैं, तो एंटी वीजेफ हम इसीलिए देते हैं ताकि जो अबनॉर्मल ब्लड वेसल ग्रोथ है वो इनहिबिट हो जाए। सिंपल सा है, कुछ और पढ़ना ही नहीं है इसमें। चलिए, तो आई होप आपने ये वीडियो लाइक की होगी। आपको जो क्वेश्चन नए लगते हैं, जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुए, आई होप आप उसके कॉन्सेप्ट और उसके जो भी की पॉइंट्स हैं उनको नोट डाउन करना अपनी बुक में। टिल देन नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं गाइस। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।